तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज किस चीज़ को बोलते हैं? तो मान लो कोई किताब रखी है और उस किताब के ऊपर आपने कोई चीज़ और कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे। अब आप इस किताब को उठाना शुरू कर दो यहाँ से। तो जब आप इसको उठाने लगोगे कुछ टाइम बाद हो सकता है ये किताब आपने इतनी इसको ऐसे उठा दिया हो, लेकिन इसके ऊपर जो ये चीज रखी हुई थी ये अभी भी रखी हुई है, ये फिसली नहीं है। अभी आपने मान लो एंगल कर दिया इसका ये 15 डिग्री और अभी भी ये फिसली नहीं है। आप एंगल को और बढ़ाते गए तो बढ़ाते बढ़ाते मान लो एंगल हो गया सपोज उसका 19 डिग्री, और 19 डिग्री एंगल होने पे जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ था वो फिसल करके नीचे गिर गया। तो इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि जो मिनिमम एंगल आपको बनाना पड़ेगा किसी इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, मिनिमम एंगल विद हॉरिजॉन्टल किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का या किसी भी प्लेन का, ताकि उसके ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो जस्ट स्टार्ट कर दे स्लिप होना, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग या फिर स्लाइडिंग, जस्ट फिसलना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें मान लो 19 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये किताब रखी हुई है और ये किताब रखी हुई है 55 डिग्री पे, तो बताओ यही वाला ऑब्जेक्ट है, क्या ये इसके ऊपर से फिसलेगा या नहीं फिसलेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल फिसलेगा एंगल, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, इसलिए इसको फिसलना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज वैसे और चीजों पे भी डिपेंड करता है। जैसे 55 डिग्री पे ये वाली चीज तो फिसल गई जो 19 डिग्री पे फिसली थी, पर हो सकता है कोई और चीज हो, कोई थर्माकोल की शीट हो सकता है वो 55 डिग्री पे ना फिसलती हो सकता है वो 60 डिग्री पे फिसले। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो अभी हमने मान लिया कि हमारे पास कोई मास है m, वो रखा हुआ है एक इंक्लाइन प्लेन पे, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा। तो अब हमको निकालना है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ वो लग रही है mg, और दूसरी फोर्स जो लग रही है वो लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। और इस केस में फ्रिक्शन तो है ही, ठीक है, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तो मतलब ये बिल्कुल आप बस इसको एंगल को करते 0.000001 और ये फिसलना शुरू हो जाता अगर फ्रिक्शन ना होता। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो है ही, मतलब फ्रिक्शन तो है ही, बिना फ्रिक्शन की तो कोई बात है ही नहीं। फ्रिक्शन ना होता फिर तो ये अपने आप फिसल जाता थोड़ा सा उठाते ही। तो अब क्या होगा, हम देख सकते हैं कि ये जो मास मूव करेगा ये किस प्लेन में मूव करेगा। तो ये जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ ये वाला प्लेन में मूव कर रहा है। तो मैं जो कंपोनेंट करना चाहूंगा वो मैं इसी प्लेन में करना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं mg के कंपोनेंट करूंगा, तो कुछ नाम दे दो इन पॉइंट्स को। तो a b c, आप देख सकते हो एंगल b 90 डिग्री का होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं ABC, ट्राइंगल ABC में एक एंगल थीटा एक एंगल 90, तो ये एंगल कितना होगा? इन तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर मैं इसको नॉर्मल को पीछे ले आऊं तो ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो ये पूरा एंगल होगा ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री का, पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर से? थीटा। तो अगर मैं इस मास को दोबारा से बनाऊं इसका FBD, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे नीचे फोर्स लग रही थी mg, और ये जो एंगल आया ये आया थीटा। ये एंगल आया थीटा। तो अगर हम mg के कंपोनेंट करेंगे तो mg के कंपोनेंट आएंगे, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ वाला कंपोनेंट ये आएगा mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ लग रही है नॉर्मल। तो अब मैंने बताया था कि इसका मोशन का प्लेन ये वाला है, तो हमने कंपोनेंट उसी प्लेन में करे। अब इसके फिसलने के चांस है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा?
तो फ्रिक्शन लगता है हमेशा उस डायरेक्शन में जहां पे मोशन होने के चांस है उसके अपोजिट। तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जहां पे मोशन होने के चांस है। तो FC यानी कि फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ इस तरह से। अब क्या होगा, हमने जिस मोशन में प्लेन मतलब जिस प्लेन में मोशन हो रहा है इसको हमने मान लिया एक्स एक्सेस, ये वाला हमारा एक्स एक्सेस है और इसके परपेंडिकुलर ये है वाई एक्सेस। तो आप देख सकते हो कि वाई एक्सेस में कोई मोशन नहीं है, वाई एक्सेस में कोई किसी तरह का कोई मोशन है ही नहीं, क्योंकि ना तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना ही वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ना तो ये मास हम ऊपर उठ रहा है इस डायरेक्शन में ना ही ये नीचे जा रहा है। जब ये दोनों काम हो ही नहीं रहे तो फिर हम बोलेंगे कि वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम वाई डायरेक्शन में है, इसीलिए नॉर्मल फोर्स ये लग रही थी ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है mg cos थीटा। तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब अगर हम x डायरेक्शन में बात करें यानी कि इस डायरेक्शन में mg sin थीटा और फ्रिक्शन वाले डायरेक्शन में, तो इसको हम x डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, तो mg sin थीटा इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना चाहता है और फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको आगे नहीं ले जाने दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते गए, आपने जैसे जैसे एंगल को बढ़ाया वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता गया। तो पहले तो जब एंगल छोटा होगा तब साइन थीटा छोटा होगा, इसीलिए mg साइन थीटा फोर्स कमजोर थी तो फ्रिक्शन का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब एंगल बढ़ते बढ़ते एक ऐसा एंगल हो गया जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट mg साइन थीटा जस्ट बराबर हो जाएगा किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के, जस्ट बिल्कुल। मतलब उस कंडीशन में आ गया कि अब अगर एक मक्खी ने फूंक मार दी तो भी ये चल पड़ेगा वहां से, बिल्कुल चलने वाली स्थिति में है, बिल्कुल मतलब बस उसको हल्का सा सपोर्ट चाहिए और यहां से ये मूव कर जाएगा। तो इसलिए जस्ट ये बराबर होंगी फोर्सेस, तो जस्ट बराबर कर दो इन फोर्सेस को। तो mg साइन थीटा ये बराबर है फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वो होती है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे, तो इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी mg साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। तो mg दोनों तरफ से खल्लास, तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। आजकल तो यही चल रहा है, टेन थीटा बोलते हैं इसको, पिछले 200-300 सालों से जब से भी। तो ये होता है फॉर्मूला एंगल ऑफ रिपोज निकालने का। तो टेन थीटा बराबर आया किसके, म्यू के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो एंगल ऑफ रिपोज आया टेन इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर। अब यहाँ पे ये बात आई गई है तो यहीं पे ये बात बता देता हूं कि ये जो म्यू होता है, जो थीटा की वैल्यू आई, यही वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी आती है। एक टर्म और होती है, उसका नाम होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, अगर कोई चीज किसी सरफेस पे रखी हुई है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसी लग रही होगी, इस पे मान लो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऐसे लग रही है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो इनके बीच से पास करेगा आर कुछ ऐसे। तो जो एंगल इन दोनों का रिजल्टेंट बनाता है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये किसके बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का। और ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का। तो अगर यहां पे भी आप देखोगे तो आप इस फ्रिक्शनल फोर्स को उठा करके यहां ले आओ, तो आपका जो ट्रायंगल बन जाएगा वो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, इस तरह से। ये एंगल थीटा, ये साइड नॉर्मल रिएक्शन, ये साइड फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर और ये साइड रिजल्टेंट के बराबर। तो अगर आपको एंगल चाहिए तो आप एंगल के लिए फॉर्मूला लगा दो टेन थीटा।
टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन बेस यानी कि नॉर्मल। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, तो एन से एन कट जाएगा, तो यहाँ पे भी टेन थीटा की वैल्यू क्या आई, म्यू। तो ये जो वैल्यू होती है टेन इनवर्स ऑफ म्यू यानी कि टेन इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दो चीजें देता है हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी देता है ये, और यही हमको एंगल ऑफ रिपोज भी देता है।